हेलो एवरीवन, तो आप देख रहे हैं FR क्रिएट और मैं हूं आपके साथ संजना। तो कहानी की स्टार्ट होती है जहां पर हमें स्टार्ट में हो फैमिली के एक बहुत बड़े थिएटर की ओपनिंग का दिन दिखाया जाता है और आज के दिन उन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को वहां पर बुलाया हुआ था और बहुत सारा मीडिया भी प्रेजेंट था। ऊपर से तो यहाँ पर हर कोई हंसी खुशी खुद को हंसता खेलता दिखा रहा था, लेकिन मन ही मन बहुत सारी बातें छुपी हुई थी। जोंगशी यहाँ पर अपनी कजिन मिनशियान के पास आया खड़ा था और मिनशियान उससे गुस्सा कर रही थी, फेस पर एक स्माइल सजाए हुए, और कह रही थी कि तुम मेरी एंगेजमेंट कराना चाह रहे हो उस नीच इंसान से जो मेरे बाप का कातिल भी है, उससे मैं कभी शादी नहीं करूंगी। पर जोंगचिंग, जो कि इस वक्त फैमिली का हायर था, उसका कजिन, वो आगे से कहने लगता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी और जिससे मिनाशियान की एंगेजमेंट हो रही है वही है हमारे ड्रामे का हीरो, और उसका नाम है मुरोंग चिंगजी। मुरोंग चिंगजी जेल में कुछ अरसा काटने के बाद अभी भी बाहर निकला है। उसके रिलीज होने की खबरें हर तरफ फैल चुकी हैं। मुरोंग फैमिली भी बहुत रिप्यूटेड थी और बस इसी के साथ ही इस सेरेमनी में मुरोंग फैमिली की एंट्री होती है, जहाँ पर सबसे पहले तो जिंजी आई थी, जो कि चिंगजी की मम्मी थी, और उसके साथ साथ उसका बड़ा भाई जिसका नाम चिंगू है। मिनशियान या उसकी मम्मी को वो फैमिली में ज्यादा अंश नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी मम्मी को अपनी बेटी की परवाह थी। वो कहने लगती हैं कि आज अपने साथ अब चिंगजी को नहीं लेकर आए, उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और वो अभी तक मिले भी नहीं। लेकिन मुरोंग की मम्मी लगता है अपने बेटे चिंगजी को ज्यादा पसंद ही नहीं करती थी। कहने लगती है इसमें मिलना क्या जरूरी है, बस ये दो परिवारों की ही तो शादी है, और था भी कुछ ऐसा ही। एक्चुअली ये शादी इस तरह से हो रही थी क्योंकि वह फैमिली आर्म्स के साथ डील करती थी। वो असला बनाते थे और जिसको वो सप्लाई करते थे उनकी आर्म्ड फोर्सेस ज्यादा पावरफुल हो जाती थी, और बस इसी वजह से मुरोंग फैमिली चाहती थी कि उनकी तरफ से उन्हें अच्छे रेट पर बहुत सारे आर्म्स मिल जाए। और बस इन्हीं बातों के बीच ही इस ड्रामे के हीरो की एंट्री हो जाती है और उसका नाम है चिंगजी। चिंगजी ने आज वॉर लॉर्ड वाला गेटअप किया हुआ था और वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। फिर उसकी मम्मी को उस पर गर्व होने की बजाय वो कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप के कपड़े पहनने की। एक्चुअली उसकी मम्मी उससे इसलिए भी नफरत करती थी क्योंकि वह बचपन से उसके साथ अटैच्ड ही नहीं थी। ये बेचारा चिंगजी बचपन में अपनी पैदाइश के टाइम पर ही एक्सचेंज हो गया था, पता भी नहीं चला था, और ये ली फैमिली में पलता रहा था। वह भी इसे इज्जत ना दे सके थे, और उसके बाद जब ये मुरंग फैमिली में वापस आया तो वह उससे अटैच ही ना हो सके। बस ये दोनों फैमिलीज का आउटकास्ट बनकर रह गया। और तो और बचपन में इससे एक ऐसी गलती हो गई थी कि जिसकी वजह से इसके डैड की भी जान चली गई थी। अब मम्मी उससे नफरत करती थी और उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, और जिसको उसकी माँ हियंस ना दे उससे और कोई क्या रिस्पेक्ट देगा। लेकिन उस पूरी फैमिली में बस एक उसका बड़ा भाई चिंग यू ही था जो उससे अच्छे से बात करता था और जिससे चिंग को परिवार जैसी फीलिंग आती थी। अब ओपनिंग के टाइम पर चंगी मिनशियान के बाजू में बैठा हुआ था। दूर से देखने वालों को लग रहा था कि ये स्वीट टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जहरीले तीर चला रहे थे। मिनशियान कह रही थी, तुम मेरे बाप के कातिल हो, तुमसे शादी करना मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तुम खुद ही इनकार कर दो। लेकिन वो कहने लगता है, अगर तुम्हें इतना ही नापसंद है तो तुम क्यों नहीं इनकार कर देती। जैसे तुम्हारी नहीं चलती वैसे मेरी भी नहीं चल रही, इसीलिए चुपचाप हम दोनों ही ये बर्डन सह लेते हैं। और बस इसी के साथ ही जैसे वह मूवी स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि वह कोई मूवी नहीं है बल्कि मिनशियान की एक फिल्म है। वो कार में अपने लवर के साथ थी और बस वहीं पर ही उसकी वीडियो बन गई थी। ये वीडियो चल रही होती है और मिनशियान चीख चीख कर पर्दे के सामने आकर कहती है कि इसे बंद करो, और उसे गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सारा कुछ चिंजी ने कराया है, और बस ये ओपनिंग का सीन एकदम कटिक सीन में बदल जाता है। रिपोर्टर इसी सीन की ही फोटो बनाए जा रहे थे और बस वो फैमिली की इज्जत मट्टी में मिल चुकी थी। लेकिन जब इसी तरह से सारा केओस मचा हुआ था तो हमारा हीरो पीछे के रास्ते से थिएटर के स्टूडियो में जाता है। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि जिसने मूवी चलानी थी उसको किसी ने बेहोश कर दिया और ये टेप चला दी है, और इस टाइम पर इस फिल्म के नेगेटिव्स भी गायब हैं। इसका मतलब है कि मिनशियान और वो फैमिली की इज्जत दांव पर लगी हुई है। मम्मी को तो ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ चिंजी ने कराया है। वो उसे बुरा भला कह रही थी और कहती, इतना तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है, तुम जैसा बेटा मेरा है। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है, कोई भी उस बेचारे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इतने में उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि वहाँ से जहाँ से नेगेटिव्स गायब हुए हैं वहाँ पर यह एक फूल पड़ा हुआ था, और उस फूल को देखते ही चिंगी को कुछ पुरानी यादें आ रही थी। ये फूल उसकी नजर में तो उसकी लवर की निशानी थी, उसका फर्स्ट लव जिसका नाम ब्रनसोजो था, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो चुकी थी। ये फूल देखते ही उसे ऐसा लगता है कि कहीं वह जिंदा हो, उसके आसपास वो कोई मिरेकल हो जाए। वो बारिश में इधर उधर दौड़ता हुआ उसे तलाश कर रहा था, लेकिन इनवेन मरे हुए लोग तो वापस नहीं आते ना। और चिंग ये शादी भी इसी वजह से कर रहा था क्योंकि अपनी लवर से तो वह शादी कर नहीं सकता,
तो अब जिससे भी शादी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अब वो मिनाशियान हो या फिर कोई और। जब वह निराश होकर जा रहा था तो तब हमें दिखाते हैं कि रंसो दूर खड़ी उसे देख रही थी। वो जिंदा थी और उसी ने ही यह नेगेटिव्स चुराए थे। उधर जोंग घर पर खड़ा मिनशियान पर चिल्ला रहा था। मिनशियान कह रही थी प्यार करना कोई पाप नहीं होता, पाप तो उसने किया है जिसने मेरी वीडियो बनाई है और मुझे कोई शर्मिंदगी की नहीं। अब उसका कजिन जोंग उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि इसे कमरे में बंद कर दिया जाए और मैं इस हर बात का हिसाब जाकर चशी और उसकी फैमिली से लेता हूँ। उनसे बार्गेन करूंगा और अपने हथियारों का कोई अच्छा सा सौदा ही करके वापस आऊंगा। जोंग का बस ऐसा बिजनेस वाला माइंडसेट था। वो हर चीज को कैश कराना चाहता था, इवन कि अपनी सिस्टर की इज्जत को भी। अब हमें मुरोंग रेजिडेंस को दिखाते हैं। घर पर जिन रुई थी, चिंगजी की दीदी लगती थी, लेकिन उसकी हरकतें और उसकी बातें सुनकर लग नहीं रहा था कि वह कोई ज्यादा सेंसिबल पर्सन है। लेकिन उसे जैसे ही घर में दाखिल होते हुए लोगों की बातों की आवाज आती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ड्रामा लगा है। मैं भी जाकर सुनती हूँ। अब वो भी यही थिएटर वाली सारी खबर अपनी मम्मा और भाई से मिर्च मसाले लगाकर सुनती है और सबको यही लग रहा था कि यह चिंगजी ने कराया है। और चिंगजी से तो जिनरुई भी ऐसे ही नफरत करती थी जैसे उसकी माँ कहती थी। और सब यही मशवरा दे रहे थे कि चाहे जो भी हो गया लेकिन फिर भी मिनशियान से एंगेजमेंट नहीं तोड़नी, वरना हमें हथियार कौन प्रोवाइड करेगा। चंगयू अपने भाई की साइड लेने की कोशिश करता है लेकिन मम्मी उसे चुप करा देती है। कहती है तुम भूल गए अपने डैड की मौत को, वो कितने जवान मरे थे और किस तरह की मौत आई थी उन्हें। वो एक वार लॉर्ड थे और उन्हें एक अच्छी मौत मरना चाहिए था। ये सारी गलती तुम्हारे भाई चिंगजी की है। काश वो हमारा खून ही ना होता, और अगर था भी तो भी हमें सारी जिंदगी पता ही ना चलता कि वह बचपन में पैदा होते ही एक्सचेंज हो गया था। जबकि दूसरी तरफ हमें चिंगजी को दिखाते हैं। वो बहुत कैपेबल था। उसने उस लवर को पकड़ लिया था जिसकी वीडियो मिनशियान के साथ थी, और यह वही लड़का था जिसने मिनीशियान की तरफ से दिल तोड़ने की वजह से उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो कहता है हाँ ये मैंने ही किया था, मैंने उसकी टेप चलाई थी, लेकिन मुझसे किसने चुरा लिया ये आगे मुझे भी मालूम नहीं है। वेल अब इतने में जोंग भी मोरोंग रेजिडेंस पहुंच जाता है और उसका यही स्टांस था कि मेरी सिस्टर की ये वीडियो जो लीक हुई है ये फैब्रिकेटेड है, ये असल है ही नहीं, और ये सारी तुम्हारी और तुम्हारे बेटे चिंगजी की साजिश है। लेकिन वो कहते हैं इस साजिश में हमें क्या फायदा होगा। वो कहता है यही फायदा है कि हमें नीचा दिखाओ और सारी जिंदगी हमें गुलाम बनाकर चलाओ। वो चयू को उंगली दिखा रहा था, वो भी उसकी उंगली तोड़ मोड़ देता है। मम्मी को ना तो अपनी होने वाली बहू से कोई मतलब था, ना ही अपने बेटे से, तो कहने लगती है सारी बातें एक साइड पर करो, हम वीडियो लीक होने की कोई बात नहीं करेंगे, हमें शादी अभी भी कबूल, बस इसके बदले हमें हथियार टाइम पर मिल जाने चाहिए, डील ऑफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जोंग कहने लगता है डील तो अपने पुराने रेट पर नहीं कर सकता, 30% ज्यादा रेट लूंगा, क्योंकि अब हम दोनों बिल्कुल अनजान जैसे हो चुके हैं। और बस अभी यह बात चल ही रही थी कि इतने में ऊपर से चिंजी पहुंच जाता है और उसके पास एक ब्रीफ केस था। उस ब्रीफ केस में बहुत सारे नेगेटिव्स थे। सारे रिपोर्टर्स जो खड़े वहाँ की फोटो ले रहे थे, उसने उन सब से कैमरा छीन लिए थे, हर किसी का मुंह बंद करा दिया था। सबने वादा किया था कि कोई एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालेगा, ना ही कोई खबर आएगी। और उसके बाद वो जोंग से इस तरह से बार्गेनिंग करता है कि जोंग को लगता है कि यही हमारे लिए सही रास्ता है कि चुपचाप एंगेजमेंट कर लो, वापस वाला रेट भी रखो, और मिनशियान ने जो भी हरकत की थी वो सारा कुछ तो हैंडल हो ही चुका है, हमारी इज्जत भी दाव पर नहीं लगेगी। जैसे ही जोंग जाता है पीछे से जेनरुई चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है तुम्हें थोड़ी भी शर्म है, तुम माँ को क्या टाइम से पहले कब्र में पहुँचाना चाहते हो इस तरह की टेंशन देकर। वो गुस्से में थी और चिंगजी मुड़कर उसे कहता है तुम्हें गुस्सा आया, मुझे खुशी हुई, और बस वो निकल जाता है। अब उसके बाद चिंगू आता है और अपने भाई से कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि मिंगशियान इस तरह की लड़की है, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्टैंड लूंगा। पर चिंगजी कहता है मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उससे बोलता है ठीक है फिर कल टाइम पर पहुंच जाना, हमारी एंगेजमेंट बहुत ही धूमधाम से होने वाली है। कल उन दोनों भाइयों की ही एंगेजमेंट थी, एक की फेंग फैमिली में और दूसरे की हो फैमिली में, और फिर अगला दिन भी आ ही जाता है। पूरे शहर में जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि मोरोंग फैमिली के दो बेटों की एंगेजमेंट हो रही थी, और वहाँ पर ली बोजी भी आया हुआ था। ये ली फैमिली का था और यह वो लड़का था जो कि चिंगजी की वजह से एक्सचेंज हो गया था, और इसी को ही जिंजी ने पाला था, यानी कि चिंगजी की रियल मम्मी ने। वह आज भी उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी और इसको दोनों फैमिलीज का प्यार मिल चुका था।
जबकि बेचारे चिंगजी की किस्मत आई थी जबकि बेचारे चिंगजी की किस्मत में दोनों ही फैमिलीज की सिर्फ नफरत ही आई थी। जिन रुई भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो चिंगजी की जगह लीबोजी को ही अपना भाई मानती थी। उसके साथ बैठती है और कहती है, तुम कितने नाइस हो, मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए हो। और एक दूसरा चिंगजी है, उसे तो कोई मैनर्स ही नहीं है बोलने के भी। चिंगी बेचारा दूर खड़ा देख रहा था कि जो प्यार उसे अपनी फैमिली की तरफ से मिलना चाहिए था वो लीबोजी को मिल रहा था, एक आउटसाइडर को। वेल, अब फाइनली एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले जिंगजी की दुल्हन को बुलाया जाता है और उसके सामने उसकी फियंसे चलती हुई आ रही थी। मिनशियान थी और उसकी बदनामी का किसी को पता ही नहीं चला था। सबका मुंह बंद करा दिया गया था। वो बहुत कॉन्फिडेंस से आती है, चिंगजी के बाजू में खड़े होकर कहती है, मेरे मंगेतर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी दिन मैं तुम्हें मार ही ना दूं। और चिंगजी बस उसकी धमकी को एंजॉय कर रहा था। और फिर उसके बाद चिंगू की होने वाली ब्राइड को बुलाया जाता है और उसका नाम फेंक मुलान था। वो जैसे ही एंट्री करती है तो पहले तो चिंगजी को ऐसा लगता है कि उसकी नजरों ने धोखा खाया है। जब वो गौर से देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे अपने एक्सप्रेशंस छुपाने में भी दिक्कत हो रही थी। पता नहीं वह कैसे अपनी भावनाओं पर, अपने गुस्से पर काबू पाता है। ये वही थी उसकी लवर, उसका फर्स्ट लव सोजो, जो कि बहुत सालों पहले उसे लगता था कि मर चुकी है। अब वो आई थी और वो भी उसकी होने वाली भाभी की हैसियत से। वो आती है और चिंगयू के बाजू में खड़ी हो जाती है। चिंगयू कहता है, तुम पहली दफा इससे मिल रहे हो ना? हेलो बोलो अपनी भाभी को। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकलते हैं। वो उसे भाभी बोलता है और बस फिर उसकी नजरों के सामने अपनी जिंदगी का सारा फ्लैशबैक चलने लगता है और इसके साथ ही कहानी को कुछ साल पीछे ले जाते हैं। ये तब का टाइम था कि जब चिंगी अब्रॉड से डॉक्टर बनकर नया नया वापस आया था और उसने बेचंग शहर में रहने का फैसला किया था। क्लिनिक के पास ही वह एक छोटा सा घर रहने को लेता है। वो इतनी वेल्थी फैमिली से था, फिर भी एक नॉर्मल से घर को रेंट कर रहा था। इस बात से सारे लोग हैरान थे, लेकिन वह बस एक ऐसी जगह चाहता था जहां पर वह कंफर्टेबल हो। उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं था। वो सारा दिन अपने क्लिनिक में रहता था, शाम को घर आ जाता था और बस यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन कुछ दिनों से वह देख रहा था कि उसके लेटर बॉक्स में कुछ लेटर्स थे जो कि बहुत पहले के थे। वो इन लेटर्स को निकालता है और इन्हें पढ़ता है। ये उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक सेंट स्टेशनरी पर किसी लड़की ने ही लिखे होंगे, लेकिन उसमें बहुत अजीब सी लैंग्वेज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की किसी पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। शायद किसी ने उससे कर्जा लिया था। वो उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोल रही थी। चिंगजी जब इन लेटर्स को गौर से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये किसी को बुरा भला नहीं कह रही, बल्कि इसमें कुछ कोड वर्डिंग है और वो कोड वर्डिंग वो पकड़ लेता है। वो आंसर में लिखता है कि तुम जिसको तलाश कर रही हो वो यहाँ पर नहीं है और मैं यहाँ पर नया नया मूव इन हुआ हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पुलिस से राब्ता करके देख लो, शायद वह मिल जाए जिसे तुम तलाश कर रही हो। और बस फिर हमें दिखाते हैं कि ये लेटर रन सोजो ने लिखा था। सोजो उस टाइम पर डॉग के आसपास ही लोगों की स्केच बनाने का काम किया करती थी और जो कोई भी स्केच उससे बनवाता था वो कहीं ना कहीं दूर से ट्रैवल करके आता था। वो उसे एक फोटो दिखाती थी और कहती थी कि आपने कभी इसको देखा है? वो किसी लान नामी लड़की को तलाश कर रही थी जो प्रोबेबली उसकी सिस्टर ही थी। बस वो काफी अरसे से इसी मिशन पर लगी हुई थी और उसकी जिंदगी का यह मकसद बन चुका था। आज जब वो देखती है कि मेरे कोर्स को किसी ने क्रैक कर लिया है, लेटर में मुझे जवाब दिया है, तो वो तुरंत ही उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और बस वो दोनों एक दूसरे को लेटर पर जवाब दिए जा रहे थे और इस तरह दिखाते हैं जैसे आमने सामने बोल रहे हो। और एक दफा तो चिंगजी लेटर में ये भी लिख देता है कि शायद वो बंदा मर चुका हो जिसे तुम तलाश कर रही हो। तुम एक ही लेटर बहुत सारे एड्रेसेस पर भेजती हो। ये ऐसे ही है जैसे तुम समुंदर में पत्थर फेंक रही हो। और बस हर दफा लेटर में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि एक दूसरे को उन्हें जवाब देना ही पड़ता था। सोजो को बुरा लगता है। वो कहती है, तुम क्यों उसे कर्स कर रहे हो जो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? और अब की दफा तो
वो लेटर में रो भी पड़ी थी और यह बात चिंगजी को बहुत बुरी लगती है। वो अगले लेटर में उसे अपोलोजाइज करता है और बस इसी तरह से उनकी दोस्ती का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। उसे ये भी पता चल गया था कि चिंगजी एक डॉक्टर है। अब एक दफा एक लेटर में चिंगजी ने कुछ इस तरह से मेंशन किया था कि जैसे वह एक लड़की से बात कर रहा हो और सोजो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती थी। तो वो कहने लगती है, तुम्हें कैसे लगा कि मैं लड़की हूँ? मैं तो लड़का हूँ और मैं डॉग पर काम करता हूँ। और इसके साथ ही उसने अपनी मैस्कुलिनिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली थी। मेरा सीना इतना चौड़ा है कि जैसे मैं पूरा शहर उस पर उठा लूं, और मेरी मर्दानगी इतनी मशहूर है कि जैसे मैं पहाड़ों को भी सर कर लूं। ये सारा कुछ पढ़कर चिंगजी को बहुत हंसी आती है। वो उससे कहता है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी साफ पता चल रही है तुम्हारी राइटिंग से और साथ ही साथ तुम्हारी सेंटेड स्टेशनरी से भी। अब उसके बाद वो नेक्स्ट लेटर में अपना एक स्केच बनाकर भेजती है और वो स्केच इतना हौलनाक था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए गया था। वो सोजो के इस बदले हुए नाम और उसके रंग ढंग को देखकर ही हैरान था। वो उसकी लाइफ में उसकी भाभी बनकर आ रही है, उसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। अब इतने में जब सेरेमनी ओवर होती है गेस्ट, तो चिंगू चिंगजी के पास आता है। कहता है, तुम्हें मिशियान के साथ सपोर्ट बनकर चलना चाहिए था। एक जेंटलमैन ऐसा ही होता है। लेकिन चिंगजी को मिशियान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहने लगता है, तुम्हें यह भाभी कहाँ से मिली? तुम इसे जानते ही कितना हो, बस अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़की जो तुम्हारे बाजू में थी, ये मिशियान से भी ज्यादा खतरनाक थी। चिंगू कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? फेक फैमिली वालों ने मुझे देखा था, उनको मैं अच्छा लगा तो बस उन्होंने रिश्ते की बात कर दी। और वैसे भी मुलान से मेरी काफी दफा लेटर्स पर बात हुई है। वो बहुत ही काइंड पर्सन है। लेटर्स पर बात हुई है। चिंगजी का दिल कट के रह जाता है। यानी कि लेटर्स पर इसने जिस तरह से मुझसे बात की थी, मैं स्पेशल फील करता था, पर इसके लिए मैं स्पेशल नहीं था। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे ये लेटर पर बात करती थी। वो उसे बताने ही वाला था कुछ कि इतने में मुलान ऊपर से आ जाती है और कहती है कि आज पहली दफा मैं चिंगजी से मिल रही हूँ और इसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। वो ब्रीफ केस ओपन करती है और उसमें वही मिनाशियान की वीडियो टेप थी। वो कहती है, ये ओरिजिनल कॉपी है, किसी ने चुरा ली थी और मैंने अपनी फैमिली से कहकर अपनी पावर्स के थ्रू ये वापस हासिल कर ली है। आई थिंक तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा। संगीत, लेकिन यह तो चिंग यही था जो अच्छे से जानता था कि इसे चुराने वाली भी और कोई नहीं, यही सुजू या मुलान जो भी नाम दे वही थी। और फिर उसके बाद मुलान बहुत प्यार से चिंगू के बाजू में बैठी हुई थी और उसके बाजू में हाथ भी डाला हुआ था। चिंगी को गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है, चिंगू तुम कितने नोबल हो, जेंटलमैन हो, और ये भाभी, मेरी नई वाली भाभी तुम्हारे साथ बहुत सूट करती है। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो ना। मैं एक नीच इंसान और मेरे साथ वो गिरी हुई मिशियान, हम दोनों भी मेड फॉर ईच अदर है। वह गुस्से में ये सारा कुछ बोल रहा था क्योंकि उसे फैमिली में हर कोई नीच ही कहा करता था। और अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि सोजो के पास चंगी की फोटो आ गई थी और उसे वो दिखने में बहुत अच्छा भी लगा था। लेकिन फिर अचानक से उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसे यह तो पता था कि उसकी सिस्टर बायच में है, लेकिन कहाँ है? अब इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी थी। वो हु फैमिली के यू स्टेट वाली जगह पर थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा गार्ड्स होते थे, कड़ा पहरा था, वह आसानी से नहीं जा सकती थी। पर फिर भी उसने अपने शहर से हर चीज पैकअप कर ली थी और सफर करके बाइचिंग सिटी पहुंच चुकी थी। अब वो वहां जाकर देखती है, पर उसे नहीं लगा था कि वो अंदर एंटर हो पाएगी। एक जगह से वह अंदर झांक रही थी कि यहीं पर ही उसे चिंगी दिखाई देता है। वो वहां पर किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए आया था। वो तो उसे दूर से देखते ही पहचान गई। बाद में एक पेड़ में छुपने की कोशिश कर रही थी ताकि चिंगी उसे ना देख ले, लेकिन उसने भी नोटिस कर लिया था। वो दूर से आवाज देकर कहता है, तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ से गिरी तो तुम्हारी कौन कौन सी हड्डी टूटेगी? और उसे 4 हड्डियों के नाम डिटेल्स में बता देता है। अब यह बताकर वो वहाँ से मुड़ ही रहा था। उसे सोजो की आवाज आती है जो कह रही थी, वाकई तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। यह सुनते ही वो मुड़ता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और बस इतने में वो डिस्ट्रैक्ट हुई थी और पेड़ से नीचे गिर गई थी। वो जाकर उसे संभालता है और यह था उन दोनों का पहला आमना सामना। वो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे और एक दूसरे की नजरों में खो चुके थे। पता नहीं क्यों, लेकिन चिंगी को फीलिंग्स आती है कि ये वही लड़की है। सोजो वो कहने लगता है, मैंने तुम्हारे लेटर्स के जवाब का कितना इंतजार किया था। जब वो कुछ नहीं बोलती तो उसे लगता है शायद किसी गलत पर्सन को कह दिया था।
वो मुड़ने लगता है तो वो उसे रोक कर कहती है, तुम गैस करो कि मेरी कौन सी हड्डी टूटी होगी। अगर तुमने ठीक जवाब दिया तो तुम्हारे हर लेटर का जवाब तुम्हें मिलेगा। और बस ये सुनते ही वो दोनों हड्डी टूटने को तो भूल ही गए थे, लेकिन उन दोनों के फेस पर स्माइल आ गई थी। अब उसके बाद वो सोजो को अपने साथ लेकर जाता है। उसके पैर में और हाथ में चोट आई थी। वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। वो उससे पूछता है, तुम किसे ढूंढ रही थी? क्या बाइचिंग में वो तुम्हें मिल चुका है? और तुमने मुझे पहचाना कैसे? वो पहली बात का जवाब नहीं देती। शायद वह सीक्रेट रखना चाहती थी और इसीलिए इस बात का जवाब लेने के लिए चिंगची ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया था। लेकिन दूसरी बात का जवाब देती है। उसकी पॉकेट में अभी भी चिंगजी की फोटो थी। वो कहती है, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे चेहरे पर यह दिल आसानी से भूलने वाला नहीं है। और इसके साथ ही उसने फोटो के पीछे कुछ शेरों और शायरी भी की हुई थी, जो देखते ही चिंगजी का दिल धड़कने लगता है। वो भी उसके लिए कुछ ऐसी ही फीलिंग्स रखती थी जैसे वो सोजो के लिए रखता था। अब उसके बाद वह दोनों इकट्ठे बैठते हैं और मिलकर स्वीट पोटैटोज भी खाते हैं। वो लोग जिस एरिया में रहते थे, यहाँ पर सर्दी बहुत ही लंबी जाती थी और आज भी स्नोफॉल हो रही थी। बातों ही बातों में सोजो उसे कहने लगती है, तुम्हें पता है मेरी फैमिली जंतियान फ्लावर उगाने का काम करती है और तुमने मेरा ट्रीटमेंट किया है। इसके थैंक्स के तौर पर मैं भी तुम्हें ये फ्लावर्स उगाना सिखा सकती हूँ। वो कहता है, अच्छा ये बात है, हमारे एरिया में तो ये फ्लावर्स उगना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बोलती है मेरे टिप्स के बाद नहीं। और वो भी कहता है कि मेरी भी एक विश है कि मैं तुम्हें टेंगो डांस करना सिखाऊं। और बस इसी तरह से उन दोनों ने ये समय बहुत अच्छे से एक साथ गुजारा था और इसी तरह से 2 महीने गुजर चुके थे। सोजो का पैर, उसका हाथ दोनों ठीक हो गए थे। एक दिन जब चिंगजी क्लिनिक जा रहा था तो वह उससे कहने लगती है, जब स्नोफॉल रुकी तो शायद मैं भी यहाँ से लौट जाऊंगी। तुम्हारे घर में कुछ लंबी ही मेहमान बनकर बैठ गई थी। चिंगशी का बहुत मन करता है कि उसे रोके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि अभी किस रिश्ते से रोके। क्या उसे रोकने का वो अधिकार भी रखता है? वो उसे इतना जरूर कहता है कि इस घर को अपना घर समझो, इतनी भी क्या जल्दी है। और फिर उसके बाद उसे छाता देकर चला जाता है। कहता है कि आज रात को मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी भी है, मैं लेट आऊंगा। अब थोड़ी देर बाद स्नोफॉल रुक चुकी थी। सोजो घर से सामान पैक करती है और वहाँ से जाने वाली थी कि कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है। आज रात पावर सप्लाई का कोई इशू हो जाना था, जिसकी वजह से ब्लैकआउट होने वाला है। वो परेशान होती है कि वो सर्जरी कैसे कंप्लीट करेगा और बस उसकी हेल्प का फैसला करती है। सर्जरी के बीच जब लाइट्स चली जाती है, थिएटर की ट्रांसपेरेंट वॉल्स के पीछे बहुत से लोग पहुंच चुके थे, जिनका चिंगजी ने खुद ट्रीटमेंट किया था। वो सब कैंडल्स लेकर आए थे और वहां पर रोशनी हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपनी सर्जरी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। वो सारे लोग बताते हैं कि हमें एक एक को जाकर सोजो ने कहा था कि आपकी हेल्प करे, तो बस अपना ऑपरेशन कंप्लीट करते ही वह भागता हुआ जाता है। मार्केट से गुजर रहा था, जगह जगह सोजो को बुला रहा था, लेकिन भीड़ में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, नाकाम रहा था। और फिर सोजो उसे देख लेती है। उसका एक दफा तो दिल करता है कि वह रुक जाए, लेकिन फिर नहीं रुकती। लेकिन इन द एंड लगता है कि किस्मत में उनका मिलना लिखा हुआ था। एंड टाइम पर लाइट आ जाती है और वो अंधेरे में खड़ी सोजो को लाइट आने की वजह से देख लेता है और भागता हुआ उसके पास जाता है। वो पहले तो उसका थैंक्स करता है कि आज तुमने मेरी बहुत हेल्प करी, और साथ ही साथ दिखाता है कि देखो, जतियान फ्लावर्स का पहला पौधा मैंने अपने फ्रेंड से मंगवा लिया है। अब इसके ऊपर तुम मुझे फूल उगाना सिखाओ। मैं तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन सुबह तो हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसने अपनी फैमिली की तरफ से कभी प्यार नहीं देखा था, तो अपनी लाइफ में पहली दफा किसी के इतना क्लोज हुआ था। ये प्यार वाली फीलिंग्स उसके मन में फूल खिलाई जा रही थी। सोजो का मन कर रहा था रुकने को, लेकिन फिर उसे अपना मिशन याद आ जाता है। वो जाने लगी थी, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा कोई काम है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। और बस इतने में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। उसने तो कहा था कि स्नोफॉल रुकने पर जाऊंगी, अब फिर से स्टार्ट हो गई है तो उसे रुकना ही पड़ेगा। और बस स्नोफॉल को देखते ही चिंगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जाते ही उसे किस कर लेता है और इस तरह से उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी। फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। ये सारा कुछ था जो सोजो याद कर रही थी और साथ ही साथ अपने मन में यह कह रही थी, चिंगजी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे सामने दोबारा आई हूँ
तुम्हारा फिर से दिल दुखाया है। ये सब कुछ करने के पीछे मेरी मजबूरी है। और बस इतने में चशी भी उसके पीछे आ जाता है। उसे मूलान नहीं बल्कि सोजो कह रहा था। वो कहती है कि मैं इस नाम को नहीं जानती, पर वो उसे वही जेनी फ्लावर दिखाकर कहता है, क्या ये भी तुम्हें याद नहीं है? पर वो प्रिटेंड कर रही थी। तो अब उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे ऊपर बिठाता है और फिर उसे किस कर लेता है। कहता है, याद है हमारी पहली किस? ये भी बिल्कुल वैसी ही है। क्या अभी भी तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम कितना नाटक करोगी? फिर वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वो कहने लगता है, अच्छा तो तुमने अपने मरने का मेरे सामने नाटक किया था और फिर मेरे भाई की लाइफ में पेनिट्रेट कर चुकी हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितना सफर किया था। और बस इसके बाद वो अपने फ्लावर के गार्डन में पहुंच जाता है। उसे तो लगता था कि सोजो मर चुकी है। उसकी याद में वो यहाँ पर बहुत सारे फूल उगाता था जो इस एरिया में उगाने बहुत ही मुश्किल थे। लेकिन ये सारा कुछ वो सिर्फ सोजो के प्यार में कर रहा था। फिर उसे याद आता है कि मुझे ये फ्लावर्स उगाने उसी ने तो सिखाए थे। उनके इस छोटे से प्लांट पर छोटी छोटी कलियां बनने लगती हैं और उन्हें लगता है कि जल्दी इस पर फ्लावर्स उगने लगेंगे। और इसके साथ ही एक दिन चंगजी ने सोजू को कहा था, वो फैमिली में एक बैंक्वेट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और शायद यही तो वह चाहती थी। वो जाती है उस बैंकेट में। बार बार मिस्टर हु को देखे जा रही थी जो कि मिनशियान के डैड थे। और फिर थोड़ी ही देर बाद मिस्टर हु की डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी के पास जैसे ही चिंगिजी पहुंचता है तो उसे और लोग पकड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसी ने ही, चिंगिजी ने ही उनका मर्डर किया है। वो कहते हैं, वो लड़की भी तुम्हारे साथ आई, वो गायब हो चुकी है। वो उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। बहुत मारपीट करते हैं। उसे कहते हैं कि रीजन बताओ और ये बताओ कि वह लड़की कहाँ है जिसने मिस्टर हु को मारा है। तुम उसी के साथी हो ना? और फिर उसे 3 दिन देते हैं कि जाकर उस लड़की को तलाश करके लाओ। वो घर जाता है। जाकर सबसे पहले तो यही देखता है कि उसी पौधे के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर भी उग गया है। और फिर उसके बाद वह जगह जगह सोजो को तलाश करता है, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली थी। अब वो अपने बंदों से उसका पता कराता है। वो लोग उसके शहर में जाकर मालूम करते हैं तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पर सोजो नाम की तो कोई लड़की कभी थी ही नहीं। वो सोचता है कि क्या उसकी सारी आइडेंटिटी झूठी थी। और फिर फाइनली एक दिन उसके बंदे एक गुड न्यूज लेकर आते हैं। वो ट्रेन स्टेशन पर देखी गई थी। वो भी भागता हुआ जाता है और उसी ट्रेन को पकड़ लेता है। ट्रेन अब तो चल चुकी थी। वो सोजो को आवाज देता है तो वह घबरा जाती है। उसे लगा था ये मुझ पर गुस्सा करेगा, लेकिन गुस्सा नहीं करता बल्कि वो उसे गले लगा लेता है। पूछता है, तुम ठीक हो ना? और इसके साथ ही उसे वो जेनीतान फ्लावर भी दिखाता है। कहता है, देखो हम दोनों की मेहनत से ये फूल उग चुका है। लेकिन यहाँ पर सोजो की आंखों में आंसू थे, पर फिर भी वह गुस्सा कर रही थी। कहती है कि मैंने तुम्हें यूज किया था वो फैमिली तक पहुंचने के लिए। ये सारा अरसा मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था। क्या तुम्हें मुझसे घिन नहीं आ रही? मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? उस पर पिस्तौल तान लेती है। फिर भी वह कुछ नहीं कहता। कहता है, तो सिर्फ इतना मुझे यह बताओ कि इतने अरसे प्यार का नाटक करते करते क्या एक दफा भी तुम्हें मुझसे प्यार की सच्ची फीलिंग आई थी? अब सोजो की आंखों में आंसू थे। वो उसके हाथ से गन पकड़ती है और अपनी तरफ कर लेती है। वो ये कहती हुई खुद को शूट करके वहां से गिर जाती है कि यही सोचना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं थी। चकी ने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था और ये हौलनाक मंजर वह कई सालों तक भूल नहीं सका था। उसके बाद इतने साल तो वह जेल में काट के आया था। बस इन्हीं यादों के साथ ही अब रात से सुबह हो जाती है। वही जेनी सनफ्लावर्स जो उसे पहले बहुत पसंद थे उसे जहर लगने लगते हैं और वो अपना लाइटर उठाता है और उस फसल को आग लगा देता है। वही बाग जो उसने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से उगाया था। अब उसको रखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह ऐसा था जो पहले किसी की याद दिलाता था, बहुत सा दिला रहा था। और बस वो इस राख से गुजरते हुए चला जाता है, यह सोचकर कि मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा, मैं अपना सारा हिसाब बराबर करूंगा। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद क्या हुआ आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर